नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपी बाय आंचल पे। आज का जो वीडियो है ये पहले तो मैं DSSB PRT की ऑफलाइन क्लास को कवर अप करने के लिए कर रही हूँ। आज चूँकि क्लास जो है मुझे दोनों मोड पे करनी थी, तो ये ऑफलाइन वाली क्लास का ऑनलाइन वाला वीडियो है। पर ये जो वीडियो है ये NEP 2020 का एक टॉपिक है जो आप लोगों के चंडीगढ़ JBT के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहली बार जो टॉपिक मैं अभी लेने लगी हूँ, ये टॉपिक जो है दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु आर ईदर टारगेटिंग DSSB PRT और चंडीगढ़ JBT टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट। आज का टॉपिक है हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि अनुभवी अधिगम। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवी अधिगम। इस प्रकार की लर्निंग के बारे में NEP 2020 ने खास बात करी है। पर ये तो हो गया पॉलिसी को लेकर, और अगर हम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चले तो साइकोलॉजी के अंदर इसके ऊपर बहुत लोगों ने बात करी है। इस पर जॉन ड्वी ने भी बात करी है, कर्ट लेविन ने भी बात करी है, और मेन जो आज हमें पढ़ना है वो डेविड कॉल्ब को लेकर पढ़ना है। तो एक्सपीरियंशियल में साइकोलॉजी के अंदर देखें तो जो मेन इसके ऊपर एक साइकिल दिया गया है वो डेविड कॉल्ब के द्वारा दिया गया है। अब क्या कहते हैं डेविड कॉल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में? इनका ये मानना है दैट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज क्रिएटिंग नॉलेज थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। यानी कि डेविड कॉल्ब कहते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब क्या होता है। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इस बात को। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ creating knowledge through transformation of experiences। हिंदी में मैं बोल देती हूँ, आप लोग जो नोट करना चाहेंगे वो कर लेंगे। डेविड कॉल्ब का ये मानना है कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान का जो निर्माण है वो अनुभवों के रूपांतरण से माध्यम से होता है। अब इस बात को लेकर चले तो इन्होंने यहाँ पे जो मेन बात बोली है, तो इनका ये मानना है कि अधिगम के अंदर हमारे को दो बातों को देखना है। पहला कि आप अनुभवों को किस प्रकार लेते हैं, तो इसके अंदर जिन दो बातों को रखा गया है मेन कि हाउ इंफॉर्मेशन इज बीइंग टेकन, यानी कि आप ज्ञान की जो गहरता है आप रिसीव कैसे करते हैं, और दूसरा जो भी आपने नॉलेज को लिया है या क्रिएट करना चाहा है उसको आप ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, उसका रूपांतरण किस रूप में किया जाता है। तो दोनों में उन्होंने बोला कि दो तरीके हैं जिससे कि आप नॉलेज को लेते हैं, और दो तरीके हैं जिससे कि आप उस नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करते हो। इसके आधार के ऊपर ही इन्होंने 4 प्रकार के लर्निंग स्टाइल या अधिगम शैलियों को दिया। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को करा रही हूँ ये NIOS के 502 में यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है। वहीं पर ही आप लोगों को अधिगम शैलियों वाले पार्ट के अंदर हॉवर्ड गार्डनर का भी मिलेगा। तो इनका काम हॉवर्ड गार्डनर से थोड़ा अलग है। जहां हॉवर्ड गार्डनर का काम है उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत को दिया है, पर उस सिद्धांत को साइकोलॉजी में नकारा गया है क्योंकि माना गया कि हमारे दिमाग में इस प्रकार के बुद्धि के अलग अलग खंड नहीं है। पर गार्डनर की जो भी काम है उसको स्थान दिया गया है अधिगम शैलियों के रूप में। तो जिस प्रकार हॉवर्ड गार्डनर ने अलग अलग प्रकार की अधिगम शैलियों के बारे में कहा है जिसको साइकोलॉजी में इसी रूप में एक्सेप्ट किया गया है, उसी प्रकार डेविड कॉल्ब का भी जो काम है इसमें भी हम कहते हैं ये भी आपका ELS यानी कि अपने आप में ये बता रहा है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल क्या रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनके सिद्धांत को इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल किसने दिए।
आपके पास ऑप्शन है हॉवर्ड गार्डनर है या डेविड कॉल्ब है, तो ध्यान करेंगे यहाँ आंसर डेविड कॉल्ब बनेगा। अब आते हैं कि इन्होंने कौन सी 4 प्रकार की अधिगम शैलियों की बात करी है। तो इन्होंने मुख्य तौर के ऊपर 4 अधिगम शैलियों की बात करी है और लर्निंग स्टाइल दिए हैं। अब ये 4 लर्निंग स्टाइल इसी आधार पे दिए गए हैं कि आप इंफॉर्मेशन को किस प्रकार ले रहे हैं और इसको किस प्रकार ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वही जो इनकी डेफिनेशन में बात है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज क्रिएशन इज डन थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि आप उस एक्सपीरियंसेस को कैसे रूपांतरित करते हैं। यानी कि अगर आपने किसी भी अनुभव को लेने की कोशिश करी, अब आप उसको क्या कर रहे हो, क्या आप उसका चिंतनात्मक अवलोकन कर रहे हैं या आप उस चीज को एक सक्रिय प्रयोग पर ले रहे हैं। तो इसी बात को दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। अब उसके लिए मैं टेबल बनाना चाहूंगी। पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास अधिगम शैलियां कौन कौन सी है। तो इनके नाम कहलाएंगे, पहला डायवर्जेंस, ये कहलाएगा आपका अपसारी। फिर उसके बाद अगला वाला कहलाएगा एसिमिलेटर। जो एसिमिलेटर है आपका वो आत्मसातीकरण। फिर उसके बाद आप लोगों का आएगा कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब, जैसे आपने थिंकिंग पढ़ी है तो आपको पता होगा, ये अभिसारी होगा। और आखिरी वाला है आपका एकोमोडेटर, जिसको हम कहते हैं सामंजस्य कारण, सामंजस्य कार्य, जो कि सामंजस्य बना लेता है। अब इन चारों की चारों अधिगम शैलियों में हमें देखना है पहली वाली बात कि अनुभव आप कैसे ले रहे हैं और उसको किस प्रकार से आप दिमाग में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो जहां पर आप लोगों का डाइवर्जेंट वाला होगा, इस वाले केस के अंदर आप मूर्त अनुभवों को लेंगे, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस को लेंगे और इन एक्सपीरियंसेस को आप रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में डालेंगे। तो मैंने इसको आरओ लिखा है, इसका मतलब है चिंतनात्मक अवलोकन, यानी कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, चिंतनात्मक अवलोकन। तो यहाँ पे आपने लिया कैसे, मूर्त अनुभवों से लिया और आपने इसको ट्रांसफॉर्म किस में करा है, रिफ्लेक्टिव में करा है। इसी प्रकार आगे हमारे पास एसिमिलेटर आ जाएंगे। तो इसको और अच्छे से कि आप इन सारी चीजों को खुद ब खुद लिख पाओ। और इसका कभी कभी पेपर में सिंपल क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि वो कौन सा आपका लर्निंग स्टाइल होगा जहां पर आप कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस को लेते हो और इसको रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में ट्रांसफॉर्म करते हो। केवल आपको ये 2 चीजें मिल जाएगी, वेयर एक्सपीरियंसेस आर टेकन थ्रू कॉन्क्रीट मोड एंड दीज आर कन्वर्टेड इनटू रिफ्लेक्टेड ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका कौन सा लर्निंग स्टाइल है। तो आपका आंसर बन जाएगा पहला वाला, डाइवर्जेंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेटा जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, मैं अक्सर उन बच्चों को ये बात कहती हूँ, आपकी जो NIOS की बुक्स है ना, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। ये तो आप सुनते आ रहे हैं कि PRT का पेपर DSSS का नियोस से आएगा, पर नियोस की किस किस पेज के ऊपर क्या क्या बातें गलत लिखी हुई है वो शायद आपको पता भी नहीं चल पाएगा। तो आप अपना यूनिट नंबर 4 में चेक करेंगे, आपको वहां पर पहला वाला जो पॉइंट दे रखा है वो अभिसारी है और आखिरी वाले में भी कहीं आगे जाके देखोगे वहां पे भी अभिसारी है। तो आपकी करेक्शन ये है, आपने पहला वाला जो पॉइंट दे रखा है बुक के अंदर उसको आप अपसारी कर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट की इन बुक्स के अंदर कोई भी करेक्शन नहीं करवाएगा, ना गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट होकर आएगी। आपको अपने एंड के ऊपर ही चीजों को करना होगा। खुद दिमाग खटकना चाहिए कि 2 बार अपसारी दे रखा है। चलिए, तो पहला वाला आपने कर देना है अपनी बुक के अंदर करेक्शन। उसके बाद आप लोगों का है मूर्त अनुभवों के अंदर हमने कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस से चीजों को लिया। अब इसको अगर आपने पूरा कंप्लीट करना है तो बेटा इसके लिए ना आपको एक साइकिल पहले समझना पड़ेगा। उस साइकिल के बाद इस टेबल को आप खुद ब खुद कंप्लीट कर लेंगे। अब इसे कहा गया डेविड कॉल का एक्सपीरियंशियल साइकिल। ये एक्सपीरियंशियल साइकिल इसके ऊपर बात करता है, पहला कि आप किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस को लेते हैं। जब आप बेटा किसी चीज के मूर्त अनुभव लेते हैं तो आप उन चीजों को फील करते हैं, ठीक है।
तो पहले आपने एक्सपीरियंस को लिया, फील किया, फिर उसके बाद आप उनको वॉच करते हो, और इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के थ्रू। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो आपने फील करा, जो आपने देखा, उसके ऊपर आपका अपना चिंतन मनन शुरू होता है, वो अपने आप में कहलाया थिंकिंग। और उसके बाद अब आपको लगता है कि आपने एक कंसेप्ट को समझ लिया है, आप कंसेप्चुअलाइज कर गए हैं, तो आप उस कंसेप्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो अब जब आप उसके ऊपर काम कर जाएंगे तो वो अपने आप में कहलाएगा एक्टिंग, या आप इसको डूइंग कहते हैं। तो इस प्रकार ये आप लोगों का साइकिल बनता है। इसी साइकिल में हम अधिगम की सभी शैलियों को देख लेंगे। अगर हम पहले वाली शैली की बात करते हैं तो इस साइकिल की आपकी 4 स्टेजेस है। यहाँ पर अगर हम पहले नंबर की स्टेज को देखते हैं, स्टेज फर्स्ट को अगर देखेंगे तो ये अपने आप में कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस को लेकर है, जहां पर मूर्त अनुभवों के माध्यम से बच्चों को कुछ अनुभव दिए गए हैं। कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, पहले उस टॉपिक के लिए आपने बच्चों को कुछ चीजें दिखानी शुरू करी सो दैट दे कुड फील द थिंग्स। चाहे आप मान लीजिए कोई ग्रामर का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं, तो आपने एक छोटा आम रखा, एक बड़ा आम रखा, आपने एक छोटी पेंसिल रखी, बड़ी पेंसिल रखी, और आप बताना चाह रहे हैं ये स्मॉल पेंसिल है बच्चों, ये बिग पेंसिल है। तो आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को एक कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस को दे रहे हैं। अब जब बच्चों ने इसको समझ देख लिया, अनुभव कर लिया, फील कर लिया कि हाँ ये बड़ी है, ये छोटी है, फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के ऊपर आएंगे जहाँ पे वॉच है। तो इस वॉच वाले को हम यहाँ पे कहते हैं, ये हमारा स्टेज आता है जहाँ पर बच्चे रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं। नंबर 2 हो गया। और जब इसको देखने के बाद, इन सारी चीजों को करने के बाद, वो अपने दिमाग में एक कंसेप्ट बनाने लगते हैं कि ये जो भी वर्ड है, अगर मैम ने बोला है कि ये रेड पेंसिल है, ये ब्लैक पेंसिल है, तो पेंसिल के आगे पहले लगा था बिग पेंसिल है, स्मॉल पेंसिल है। अब इसी तरीके से वो बच्चों को एक बात समझ में आने लग गई है कि जो भी हम उस नाउन के बारे में, गुण के बारे में, जो भी नाउन है उसका जो गुण हमें बताना है वो उसके आगे लग जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे एडजेक्टिव को लेके एक कंसेप्ट बनाने लग गए हैं। तो जब वो इसके ऊपर कंसेप्ट बनाने लग जाएंगे तो ये अपने आप में स्टेज 3 कहलाएगा, और इस 3rd स्टेज को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। और इस अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन के बाद जब बच्चे इस चीज को और आगे लेकर बढ़ेंगे तो जो भी उन्होंने कंसेप्ट बनाया है उसके आधार के ऊपर वो एक्ट करने लग जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के इसी टॉपिक के ऊपर उनमें एक्टिंग वाली बात आ जाए तो हो सकता है आपने उनको कोई स्टोरी सुनाई हो। अब आप कहते हैं कि जो भी आपने स्टोरी का मेन कैरेक्टर रखा है उस मेन कैरेक्टर में क्या क्या क्वालिटीज आपको समझ में आई है, तो उसका आप एक कैरेक्टर स्केच या पॉइंट वाइज कैसे भी करके आपको खुद से लिखना है। तो अब बच्चे क्या कर रहे हैं, जो भी उन्होंने एडजेक्टिव के रूप में सीखा है उसको वो सेंटेंसेस में खुद फ्रेम करके एक पूरे स्टोरी के मेन कैरेक्टर के बारे में डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। तो अब उन्होंने उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे पहले वाले में उनको एडजेक्टिव का कंसेप्ट समझ में आ गया था। तो यहां पर आके हम देखते हैं ये बन जाती है स्टेज नंबर 4, और इसको हम कहते हैं जहां पे बच्चा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर आ जाता है, यानी कि सक्रिय प्रयोग में आ जाता है। इसको मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रही हूँ सक्रिय उपयोग। और ये वाला जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन है बेटा, ये है अपने आप में अमूर्त संकल्पना बनाना। तो इस तरीके से हमारे को अपने चारों लर्निंग स्टाइल मिल जाते हैं। अगर एक बार आपको साइकिल समझ में आ गया ना, फिर क्वेश्चन कैसा भी बन के आ जाए आप आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अब क्या है, जहां पर बच्चा एक्सपीरियंसेस को ले रहा है, यानी कि CE था यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर RO था। तो इस प्रकार का जो लर्निंग स्टाइल कहलाता है ये डाइवर्जेंट कहलाता है।
तो डाइवर्जेंट वाला लर्निंग स्टाइल कैसा होगा, वो अनुभवों को मूर्त के रूप में लेंगे और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को जो वो अपने दिमाग में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। उसके बाद जब अगले वाले पर आते हैं बेटा, तो यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है और उसके आगे क्या बढ़ रहा है, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। तो हमने यहाँ पे कर दिया RO और AC। बताइए अगर ये दोनों पॉइंट है तो लर्निंग स्टाइल आपका कौन सा होगा, तो ये लर्निंग स्टाइल आपका कहलाएगा एसिमिलेटर का। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जब हम आना शुरू करते हैं स्टेज नंबर 3 के ऊपर, तो यहाँ पर थिंकिंग वाला पार्ट आ रहा है, यानी कि जब बच्चे ने अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइज कर दिया है और उसके बाद वो बच्चा एक्टिंग के ऊपर आ गया है। एक्टिंग का मतलब क्या हुआ, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर आ गया। तो ये वाला लर्निंग स्टाइल अपने आप में कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा कन्वर्जेंस का। और फिर जब आगे की ओर आते हैं तो यहाँ पर एक्टिंग वाला पार्ट और फीलिंग वाला पार्ट, यानी कि जब हम स्टेज नंबर 4 के ऊपर आ रहे हैं तो इस स्टेज 4 पर आ रहा है एक एक्टिंग वाला पार्ट और ये एक्टिंग वाला पार्ट आगे फिर जाके बन रहा है फीलिंग वाले पार्ट के साथ, जहाँ पे एक्सपीरियंसेस आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा आ गया एक्टिंग और फीलिंग वाला पार्ट। तो एक्टिंग को आप कह सकते हैं AE और फीलिंग वाले को आप यहाँ पे कह सकते हैं CE। तो ये वाला आपका लर्निंग स्टाइल बनकर आ गया एकोमोडेटर्स। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर चारों लर्निंग स्टाइल्स को समझने की कोशिश करी है। पहला हमने समझा डायवर्जेंट, फिर हमने समझा एसिमिलेटर जो कि आपके आत्मसातीकरण वाले हैं, और तीसरे पर है आप लोगों का कन्वर्जेंट जो आपकी अभिसारी है, वो आपके अपसारी थे। मैं यहाँ पे लिख कर दे रही हूँ, ये आपके अपसारी थे, ये वाले आपके समावेशी वाले, यानी कि जिन्होंने आत्मसातीकरण किया है। और बेटा गूगल डॉक के ऊपर कई बार हिंदी का वर्ड थोड़ा हिल जाएगा आप लोगों का। कन्वर्जेंट जो कि अपने आप में कहलाए अभिसारी, और फिर है आप लोगों के पास एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर जहां पे है आपके पास एकोमोडेटर। तो ये वाला जो एकोमोडेटर है इसको हम कहते हैं सामंजस्यकारी। तो ये हमारे पास 4 प्रकार के लर्निंग स्टाइल आ गए। अब पेपर के लिए आपको क्या करना चाहिए कि ये सारी चीजों को अगर आप एक टेबल के रूप में बना लो कि भाई आप इंफॉर्मेशन को ले कैसे रहे हो, इंफॉर्मेशन को आप ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहे हो। अगर हमारे को उसकी विशेषताओं के ऊपर एक शॉर्ट फॉर्म में लेना है, कैसे इंफॉर्मेशन को लिया, कैसे उसको कन्वर्ट करा और इसके अकॉर्डिंगली इसकी क्या विशेषताएं बनेगी, इस प्रकार के लर्निंग स्टाइल का। और एक खास बात जो बुक में नहीं मिलेगी, जैसे हम गार्डनर वाले केस में करते हैं कि अगर आप काइनेस्थेटिक है तो आपका करियर ऑप्शन क्या होना चाहिए, आप कौन से विशिष्ट क्षेत्र के अंदर आप सफलता पा लेंगे, वही चीज आपको यहाँ पे भी करनी है कि अगर आप डाइवर्जेंट वाले हैं तो आप किस प्रकार के कार्य के अंदर अच्छे होंगे। तो यहाँ के जो लोग हैं, जैसे मैं अपना साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, आप आर्ट के अंदर बहुत अच्छे हैं, आपका एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा है, आप कोई भी कम्युनिकेशन वाले काम के अंदर अच्छे निकल सकते हैं। जहाँ पर आपकी मेन विशेषता क्या है, पहला कि आप मूर्त अनुभव लेते हैं, यानी कि आप लोगों से बात करते हैं, आप बहुत ओपन एंडेड है, सभी लोगों के व्यू पॉइंट का आप सम्मान करते हैं, और उन सारी चीजों को लेने के बाद आप उनका फीडबैक लेते हैं और आप बिल्कुल ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड का मतलब क्या है, आप सबसे चाहते हैं कि हर कोई अपना अपना फीडबैक आपको देता चले। तो जो भी लोग डाइवर्जेंट वाली बात है, और ये बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, क्योंकि इनकी लर्निंग स्टाइल में हमने क्या देखा कि ये फीलिंग के ऊपर काम करते हैं और उसके बाद उस फीलिंग के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि वो उस सारी चीजों के ऊपर फिर वॉच कर रहे होते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। तो जहाँ पे सोशल स्किल वगैरह की बात करें, जो लोग ग्रुप के अंदर लोगों की बातों को सुनते हैं, मौका देते हैं, तो वो लोग साइकोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, क्योंकि अगर आपने लोगों के व्यवहार का अध्ययन करना है तो पहले आपने लोगों को देखना है, उनसे उनके बात करके उनके मूर्त अनुभवों को लेना है,
फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मुझे अब इसके लिए क्या करना है। तो इस प्रकार का जो भी अधिगम शैली वाला है वो कहाँ कहाँ के काम पे अच्छा होगा, जो भी लोगों से संबंधित होगा, लोगों से संबंधित होगा। तो मैंने अभी जैसे बोला कि आपका संचार, कम्युनिकेशन हो गया। अगर आप साइकोलॉजी में, क्लिनिकल में जाते हैं या किसी में भी जाते हैं, जो भी आपका मनोविज्ञान वगैरह को लेकर है, ये वाला इसके करियर ऑप्शन है। इसी प्रकार बच्चों जब आप बढ़ते हैं एसिमिलेटर में, तो एसिमिलेटर वाले में हमने क्या करा था, हमने देखा था यहाँ पे वॉच करके है, वॉच कर रहा है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन था। और वॉच करने के बाद फिर आगे वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर सोचना शुरू कर रहा है, वॉच एंड थिंक वाला है। पर यहाँ पे मैं सिर्फ इतना लिख रही हूँ कि जहां पर वॉच वाला है, वॉच वाला यानी कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन वाला। और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर आके अगर आगे देखते हैं तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बाद वो थिंकिंग के ऊपर चला गया। थिंकिंग का मतलब यहाँ पर है बेटा, जहां पर बच्चा अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइज के ऊपर आ गया। तो इस प्रकार इस वाले बच्चे का अगर हम ऐसा जोड़ा बनाना चाहे तो वो कैसे बनेगा, RO है और साथ में AC है। अब एसिमिलेटर वाला व्यक्ति, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, जो भी एसिमिलेटर वाले होंगे ना वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट में बहुत अच्छे होंगे। तो जहां पर आपको किताब लिखनी है, शब्दों की गहराइयों को समझना है, आप कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट बनाना चाहते हैं, तो उन सारे कामों के अंदर जो एसिमिलेटर वाला लर्निंग स्टाइल है वो कामयाब हो जाएगा। पर यहाँ पे कुछ खास विशेषताओं का ध्यान रखना है। जो एसिमिलेटर वाले होते हैं ये ग्रुप में काम नहीं कर सकते, ये इंडिविजुअली अपने आप ही काम करते हैं, लोगों से इनका ज्यादा सरोकार नहीं होता और ये अपना किताबों के अंदर बहुत समय बताते हैं। अध्ययन जो उनका होता है वो बहुत गहराई से भरा होता है, क्योंकि ये चिंतन मनन करने वाले लोग हैं जो कि थिंकिंग के ऊपर है। और उसके बाद जब वो कंसेप्ट उनका बन जाता है तो उसको वो शब्दों के अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ किसी थ्योरी को, किसी सिद्धांत को लिखते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही, अगर हम कहें कि बहुत कॉग्निटिव, जिसको हम कहते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा कॉग्निटिव फंक्शन बहुत हाई होता है, वो एसिमिलेटर वाला है। इसी प्रकार हम पूरा कर सकते हैं जो हमारा कन्वर्जेंट वाला है। अब जो कन्वर्जेंट वाला है वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को लेता है, वो थिंकिंग को वाला जो पॉइंट है, जहां पे कोई थियरी बनकर आ गई है उस थियरी को वो बहुत अच्छे से रीड करेगा। उस थियरी को रीड करने के बाद इस व्यक्ति को कुछ एक्टिव मोड के ऊपर जाना है जहां पे ये चीजों को एक्सपेरिमेंट करेगा। तो पहले लिख लेते हैं कि ये कर कैसे रहा है। तो भाई ये सारी की सारी जो चीजें हैं उसका कहीं ना कहीं जो थियरी वाला पार्ट है, जो थिंकिंग वाला पार्ट है, उसको ले रहा है। और उसके बाद इसको कन्वर्ट किस में कर रहा है, उसको ये एक्टिव एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रयोग में ला रहा है। यानी कि अगर हम इसको भी ऐसे फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या है, जो भी कंसेप्ट आपको मिला अब्स्ट्रैक्ट रूप में, उस कंसेप्ट को ये कन्वर्ट कर रहा है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर। अब इसकी क्या होगा, ये जो व्यक्ति है इनका जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला काम है वो बहुत अच्छा होता है। यानी कि मान लीजिए जैसे कि अगर हम आज कहते हैं हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम है, मेरा डेटा उड़ जाता है, मुझे अपने ऐप के अंदर ये फंक्शन चाहिए, मेरे इसके अंदर ये वाली चीजें कम है। तो अगर मान लीजिए कोई मुझे एक AI टूल बना के दे देता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार के ऊपर एक टूल बना के मुझे दे देता है, तो ये एक तरीके का प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो जो भी लोग अपने आप में कन्वर्जेंट होते हैं, ये कन्वर्जेंट लोग जो है ये टेक्निकल काम के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। तो जो भी टेक्निकल काइंड ऑफ जॉब्स होती है उसके अंदर ये बहुत अच्छे से सॉल्यूशन प्रोवाइड आपको करके दे देते हैं। ये आपकी प्रोग्रामिंग करके दे देंगे। मान लीजिए आपको चाहिए कि भाई बिजली के अंदर बहुत दिक्कतें आ रही है, हमारे को कुछ इस प्रकार का डिवाइस बना के दे दिया जाए। तो इस प्रकार के लोग टेक्निकल टास्क के अंदर बहुत अच्छे होते हैं।
और ये इंटरपर्सनल लेवल के ऊपर अगर देखा जाए तो ये आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करके दे देते हैं, पर इनका मेन कंसर्न क्या होता है कि मुझे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए क्या थ्योरी है, उस थ्योरी को मैं कैसे इंप्लीमेंट करूं कि फाइनली मैं एक डिवाइस को ऐसा बना कर दे दूं कि लोगों की प्रॉब्लम, जो भी उनका टास्क था, वो सॉल्व हो जाए। तो इसका मतलब जहां पर आप लोगों का कन्वर्जेंट होगा, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ द थ्योरी। सो दे आर वेरी गुड एट दिस थिंग कि जो भी एक थ्योरी बनकर आई है, उस थ्योरी को कैसे प्रैक्टिकली किस जगह के ऊपर कैसे अप्लाई करके कुछ क्रिएट करके दे देना है, वो काम आपको करके देगा कन्वर्जेंट वाला। और उसके बाद जो हमारा आखिरी वाला है बेटा, वो कहलाता है एकोमोडेटर। एकोमोडेटर का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए जो एकोमोडेट करने वाले लोग हैं, ये ग्रुप में चलने वाले लोग हैं, जैसे आपके डाइवर्जेंट वाले भी है, पर एकोमोडेटर के अंदर सबसे जो पहचान वाली बात है वो ये है कि ये लोग ना इंट्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं, गट फीलिंग जिसको कहते हैं ना, उसके ऊपर काम करते हैं, ये लॉजिक पे काम नहीं करते। तो इन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो इस तरीके के रूप में नहीं लेंगे इंफॉर्मेशन को, तो ये कैसे करना शुरू करेंगे, ये कहीं ना कहीं फीलिंग वाले पार्ट के साथ लेंगे, ये कहीं ना कहीं फीलिंग वाले पार्ट के साथ लेंगे, जैसे कि आप यहां पर भी देख रहे हैं। तो उस फीलिंग को लेने के बाद फिर ये उसको दोबारा से एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर डालेंगे, यानी कि इनका किस रूप में बनकर आ जाएगा कि ये कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस से जो इनको फीलिंग हुई और उसके बाद जो इन्होंने क्रिएट करके दे दिया। ये लोग कहां पर बहुत अच्छे होते हैं, जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, जो सेल्स का काम करते हैं, जिनको पता है कि एक प्रोडक्ट की अगर सेल गिर रही है तो अब हमें लोगों के पास जाकर पूछना पड़ेगा कहां पर कमी रह गई है। तो इस प्रकार क्वेश्चनर कैसे बनाए जाए, सर्वे कैसे करके किया जाए, और उसके बाद जो मेरी गट फीलिंग निकल कर आती है कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट में ये पर्टिकुलर चीज को लेकर आ जाऊं, इसको सप्लीमेंट कर दूं, ये वाली चीज और ऐड ऑन कर दूं, तो अब मेरा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिल्कुल शूट कर जाएगा। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर लोगों की जो भी एस्पिरेशंस वगैरह है, उन सारी चीजों को लेकर अपनी गट फीलिंग से एक खास चीज को प्रयोग में डाल दिया और मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। बट यहाँ पे मेरा लॉजिक काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे मेरी गट फीलिंग के तौर के ऊपर जो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस मुझे मिल रहे हैं, जो मेरी फीलिंग के पार्ट को दे रहे हैं, और उसके बाद मैं उसको प्रयोग में एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में उस चीज को डाल रही हूं। तो ये काम मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर जो लोग हैं, ये बहुत अच्छा करियर यहाँ पे बना देंगे। तो इस प्रकार कोल्ब के इस पूरी एक्सपीरियंशियल साइकिल के अंदर हम 4 भागों को देखते हैं और 4 ही हमारे लर्निंग स्टाइल है। अगर 4 भागों को हम देखें तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है कि आपका फीलिंग वाला पार्ट है, फिर उसके बाद वॉच करने का पार्ट है, फिर उसके बाद आपका थिंक वाला पार्ट है, और आखिरी में आपका डूइंग वाला पार्ट है। इसी तरीके से हम अगर यहाँ लर्निंग स्टाइल की बात करें तो पहले हमारा डाइवर्जेंट वाला पार्ट है, फिर उसके बाद हमारा एसिमिलेटर वाला पार्ट है, फिर कन्वर्जेंट वाला है, और फिर एकोमोडेशन वाला पार्ट है, जिसको हम एकोमोडेटर कहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं। अब मैं बता देती हूँ क्वेश्चन आप लोगों के कैसे कैसे हो सकते हैं, और साथ ही साथ NEP 2020 इसके ऊपर क्या कहना चाहती है। आप जानते हैं अभी हमारा टीचर्स एजुकेशन का करिकुलम नहीं आया है, तो आप जो लेसन प्लान टीचर्स एजुकेशन में आएंगे वो वैसे वाले लेसन प्लान नहीं होंगे जो हम पहले बनाते थे। जैसे एक हर्बर्ट का मैंने आपको बताया पाठ योजना थी पंचपदीय, उसके बारे में मैंने आपको टीचिंग लेवल में, मेमोरी लेवल पे बता दिया था कि पहले आप लोगों का पॉइंट प्रेपरेशन है, फिर आपका प्रेजेंटेशन है, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन है, फिर जनरलाइजेशन है, और आखिरी में आपका एप्लीकेशन है। तो ये वैसे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो मेमोरी वाला तो थॉटलेस वाला पार्ट था। जो डेविड कॉल्ब के एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल को लेकर है, उसके आधार के ऊपर जो लेसन प्लान भी हमें बनेंगे, क्योंकि अब हम क्या चाहते हैं, हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच को फॉलो करना है। हमारा वो अप्रोच नहीं है जहां पे आप ऑब्जेक्टिव लिखकर चलोगे, जनरल ऑब्जेक्टिव ये होंगे, स्पेसिफिक होंगे, नहीं। अब आजकल आप सुनते हैं कि हम बार बार बात करते हैं, हाँ जी आपके ELO क्या है, आपकी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम क्या है। तो जो एक्सपेरियंशियल लर्निंग के बेसिस के ऊपर जो आप एक तरीके का लेसन प्लान बनाना चाहते हैं, तो वहां पर आप लोगों का उस लेसन प्लान के अंदर आप शुरुआत करती हैं कि आपका ELO
आपका एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम यहाँ पे क्या होगा, आपकी क्या अपेक्षा है कि अधिगम के प्रतिफलों के रूप में बच्चों में जो योग्यताएं आ जाएगी, वो योग्यताएं आपकी कैसे हम ऐसे देखें कि उसको आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा पाए, और उसके रुब्रिक क्या होंगे कि मैं ये मान जाऊंगी कि जो मैंने चाहा था कि काबिलियत आप में या योग्यता आ जाए, जो भी आप में कॉम्पिटेंसी आएगी, हाउ दैट कॉम्पिटेंसी कुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, एंड आई रियली वांट टू असेस दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑन अ मेजरेबल स्केल। तो व्हाट आर द रुब्रिक्स फॉर दैट? तो इसका मतलब ये है कि जहां पे आपके जो भी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है उसको आप कैसे मापोगे। जैसे आप लोगों का FLN है, आप कहते हैं कि जो बच्चा आपका तीसरी क्लास का होगा उस बच्चे में कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी आ जाएगी लिटरेसी को लेकर, उसके अंदर गणना को लेके, मैथ्स को लेके कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी आएगी जिसको मैं मेजर कर पाऊंगी, और रुब्रिक्स के थ्रू मेरे को पता चल जाएगा कि हमारा जो निपुण जो चल रहा है, हमारा निपुण मिशन चल रहा है, वो कितना कामयाब है, जिसके लिए हम सफल को भी लगाएंगे। और आगे चलकर जो बड़ी कक्षाएं हैं उनके लिए परख का एक नेशनल लेवल के ऊपर असेसमेंट बॉडी जो कि सेंट्रल लेवल के ऊपर इस चीजों को काम करेगी। तो आइडिया क्या है कि उन सारी चीजों को करने के लिए पहले हमारे को अपने लेसन प्लान में देखना है कि टीचर अपनी पेडागोजी में क्या क्या बदलाव करेगा। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, चाहे आपको मैथ्स कराना है, इंग्लिश करानी है, कोई भी टॉपिक लोगे, आपका एक्सपीरियंशियल साइकिल जो चलेगा उसके अंदर पहले आपको अपने लेसन प्लान को 3 भागों में आपको डिवाइड करना होता है। सबसे पहले के अंदर क्या होगा, जहां पर आप बच्चों को एक रेडी करने के लिए यू विल बी सेटिंग अ स्टेज फॉर द रेडीनेस लेवल, और वहां पे बच्चों के प्रायर एक्सपीरियंसेस के बेसिस के ऊपर आप बच्चों को कोई भी एक्टिविटी वगैरह कराते हैं, ताकि वो जो प्री एक्टिविटी है उससे बच्चों को ये पता चल जाएगा कि जो आज मैं सीखने वाला हूं उसका मेरी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। आपने फ्रैक्शन पढ़ाना है आपने बच्चों को भिन्न पढ़ाना है, तो भिन्न के अंदर आप कहते हैं मैं अगर ये जानना चाहती हूँ कि मेरी कक्षा में पूरी जितने भी बच्चे हैं उसमें लड़कियां कुल छात्रों का कितना भाग है, मेरी कक्षा में जो लड़के हैं वो कक्षा के कुल छात्रों का कितना भाग है, तो कम से कम आपने ऐसी बात रखी है कि जो उनकी क्लासरूम से बच्चे रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितना सेक्शन जो है वो गर्ल्स का है क्लास में और कितना बॉयज का सेक्शन है। तो यहाँ पर आपने बच्चों को एक एक्टिविटी के साथ जोड़ने की कोशिश करी। फिर उसके बाद जब आप अपने लेसन प्लान के सेकंड नंबर के पार्ट के ऊपर आते तो यू एक्चुअली इंप्लीमेंट द लेसन प्लान, और उस लेसन को इंप्लीमेंट करने के लिए आप वहां पर भी बच्चों की क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी वगैरह करवा के दिखाते हैं जिससे कि बच्चों को फ्रैक्शन के टॉपिक के अंदर वो खुद कुछ बोलना शुरू करे। चाहे आपने मान लीजिए इसको कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस के तौर के ऊपर बच्चों का रुमाल फोल्ड करवा दिया, बच्चों से परांठा निकलवा के उसके भागों को करके दिखाना शुरू कर दिया, या उनके पास जो भी क्रेयॉन्स वगैरह है उससे करवाना शुरू कर दिया। आइडिया क्या है, आप चाह रहे हैं कि बच्चों को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस मिल जाए, और उसके बाद बच्चे अपने आप वो इन्फरेंस निकालना शुरू करेंगे कि हम जो भी भाग निकाल रहे हैं वो टोटल में से निकाल रहे हैं। तो अगर मैंने रोटी का 1/4 टुकड़ा निकाला तो पहले 4 बराबर टुकड़ों में से मैंने एक की बात करी है, तो वो जो 1/4 बच्चा बोलेगा तो वो ये इन्फरेंस के अनुमान निकाल रहा है कि जो भी फ्रैक्शन होता है वो टोटल में से निकाला जाता है। तो इस प्रकार आपने अपने लेसन प्लान के दूसरे पॉइंट के अंदर लेसन का जो मेन आपका क्रीम वाला पार्ट है वो आपने इंप्लीमेंट कर दिया। और तीसरा वाला जहां पे आप कंक्लूड करते हैं, तो कंक्लूड करने वाला पार्ट है जो एनईपी खास कहती है कि आपने बच्चों में कॉम्पिटेंसी पैदा करी है, या वही पुराना आपका ट्रेडिशनल लेसन प्लान है कि आपके ऑब्जेक्टिव कंफर्म हुए हैं कि 40 मिनट के अंदर आपके बच्चों को ये आ गया, किसी ने आके क्वेश्चन पूछा, आपने रिकैप्चुलेशन के क्वेश्चन पूछे, बच्चों ने आंसर दे दिया, आपने कहा ठीक है लेसन इज फिनिश नाउ। लेकिन पता चला आपने जितनी भी उनको ग्रामर सिखाई, जितना भी मैथ्स करवाया, उसके बाद जब वो बच्चा मार्केट में सामान लेने गया या वो अपने पिताजी की दुकान के ऊपर बैठ गया गल्ले के ऊपर, तो चला गया रहा है कैलकुलेटर चला रहा है, या वो जो बच्चा खुद सामान खरीदने गया है उसको पता ही नहीं चल रहा है कि सामान में मैंने जो खरीदा उसमें से पैसे कितने बचेंगे। इसका मतलब क्या था, जमा घटा तो कर कर आ गया जब उसको आपको कॉपी के अंदर करवाना था, किताब के क्वेश्चन करवाने थे, लेकिन रियल लाइफ के अंदर जब वो चीजें देने की कोशिश की गई तो वो कुछ भी नहीं कर पाया। तो वहां पे क्या था, हमारा पुराना ट्रेडिशनल लेसन प्लान था जहां पे ऑब्जेक्टिव कंफर्म हो गए थे कि किताब के इतने क्वेश्चन कर जाएगा और इतने ही अंक एग्जाम में पा जाएगा।
लेकिन क्या कॉम्पिटेंसी के तौर के ऊपर लाइफ के अंदर वो उन चीजों को लगा पाया, और अगर लगा पाया है तो वो किस लेवल तक लगा पाया है? क्या वो बिल्कुल उसके इनिशियल फेज के ऊपर था, वो उसके अंदर बहुत आगे बढ़ गया है, वो उसमें मास्टरी अचीव कर गया है? तो मेरे रुब्रिक्स उसमें पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि वेयर डज माय चाइल्ड एक्चुअली स्टैंड एट, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग आउटकम्स डज ही एक्चुअली कंफर्म टू। तो क्या वो बच्चा बिल्कुल सिंपल वाले लेवल के ऊपर है, या वो बच्चा थोड़ा सा आगे के लेवल पर आ गया है जहां पे कुछ चीजों को वो कर पा रहा है, या वो बच्चा बहुत आगे निकल गया और वाकई ही एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर वो कोई ऐसा टूल बना देता है जिससे कि सारी कैलकुलेशन वगैरह, फ्लॉलेस कैलकुलेशन वो कर पा रहा है। तो हमारे अब जो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग के बेसिस के ऊपर जो हमारे लेसन प्लान भी बनेंगे एक्सपेरिएंशियल लर्निंग को लेकर, वो भी बिल्कुल अलग होंगे। तो एनईपी इसी बात की सिफारिश करती है कि हम बच्चों को इसी प्रकार पढ़ाएं, और साइकोलॉजी में इसी बात को डेविड कॉल्ब के एक्सपेरिएंशियल लर्निंग स्टाइल को इस्तेमाल करने की बात की गई है, जहां हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के माध्यम से ये जो 4 प्रकार के हमारे पास अधिगम शैलियां आई है, वो सभी अधिगम शैलियां अपना अपना बेस्ट लर्न कर पाए। तो आज की क्लास मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा दूंगी, या मैं आप लोगों को भेज दूंगी, क्योंकि आज मैंने ऑफलाइन क्लास में 10 क्वेश्चन इस टॉपिक के लगभग करवा दिए। तो ऐसे ही 10 क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आप लोगों को ग्रुप में भिजवा दूंगी। अगर आपको ये समझ में आ गया है, यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दोज 10 क्वेश्चंस। नमस्कार।